तो जो आपका प्रश्न है, जी हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई मेरी हमेशा हिंदी मीडियम से हुई है। कक्षा 1 से 8 तक मैं अपने गाँव के ही पास के एक छोटे से शहर मछली शहर से वहाँ से स्कूल से पढ़ाई मैंने की है। लेकिन जो एक हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी, जो हमारी इंजीनियरिंग की वजह से जो कभी शांत नहीं हुई, वो मुझको रिसर्च की तरफ खींच ले। उन दौरान मैंने 2 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने के बाद मैंने 2 साल जॉब भी किया और उसके बाद फिर जब जर्मनी से मुझे मौका आया, अच्छा ये था कि इंजीनियरिंग के दौरान जो मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किए थे, उनकी वजह से और अपनी नौकरी की वजह से मुझे जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला कि यूरोप जहाँ वेस्ट में है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका, मैंने दोनों जगह काम किया और यूरोप में कई देशों में, क्योंकि मेरा जर्मनी में रहा और उसके बाद मुझे स्विट्जरलैंड में सर्न लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, जो दुनिया की सबसे टॉप लेबोरेटरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम डेमोक्रेटिक भारत पर एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर जिसके सपने पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि अपने करियर की संभावनाओं के लिए वे अपने गांव, अपने शहर, अपने गली मोहल्ले को छोड़कर वो देश दुनिया की खाक छानते हैं और उसके बाद में वो सफल भी होते हैं। जी हाँ, इसी सफलता की संभावनाओं पर मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि उन्होंने भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीटेक किया और बीटेक हिंदी माध्यम से उनकी स्कूलिंग हुई और उसके बाद वो बीटेक करते हैं और उसके बाद में वो जर्मनी में जाते हैं। वहां पर वो एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद वो नीदरलैंड में इस समय फिलहाल वो नौकरी कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। आज हम बात करेंगे कि विदेश की जो धरती है वो कितनी करियर की संभावनाओं की तलाश कर रही है और भारत के जो युवा है, भारत के जो हमारा एक जो एजुकेशन जो ब्रीड है, जिसे वो कैसे अपने करियर की संभावनाओं की तलाश करता हुआ दुनिया के तमाम देशों में जाए, उस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है मंगलेश्वर श्रीवास्तव, डेमोक्रेटिक भारत में। मंगलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जब आपके बारे में पढ़ रहे थे और हमें ये लगा कि आपने जो लगातार जो तरक्की कर रहे हैं आप, और हिंदी माध्यम से आपने स्कूलिंग करी, उसके बाद में आप बीटेक करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उसके बाद में आप जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के बाद में आप नीदरलैंड जाते हैं। इसी पर आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी है, संजीव मुकेश जी भी है और वो भी मंगलेश्वर जी से भी सवाल जवाब करेंगे। मंगलेश्वर जी, आपका जो शुरुआती जो पीरियड रहा स्कूल का, कैसा रहा और आपने जो कैसे विचार बनाया कि आज नीदरलैंड में जाकर आप अपना बेहतर काम कर रहे हैं? जी नमस्कार ऑडियंस को और महेश वर्मा जी, इनवाइट करने के लिए, मुझे डेमोक्रेटिक भारत आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने इनवाइट करने के लिए और इस विचार को रखने के लिए मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और अपने विचारों को रखने का मौका मिला इस चैनल के माध्यम से। तो जो आपका प्रश्न है, जी हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई मेरी हमेशा हिंदी मीडियम से हुई है। कक्षा 1 से 8 तक मैं अपने गाँव के ही पास के एक छोटे से शहर मछली शहर से वहाँ से स्कूल से पढ़ाई मैंने की है। मछली शहर तहसील है एक जौनपुर जिले की, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद मैंने सरकारी स्कूलों से शिक्षा दीक्षा हासिल की, जिसको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बोला जाता है। मेरी 12th की शिक्षा वहीं से हुई। तो मैंने जीआईसी का ग्रेजुएट हूँ, अगर जानते होंगे, तो सरकारी स्कूल था। तो हिंदी से ही मेरी पढ़ाई हुई। इसके बाद मैंने बीटेक का कोटा में तैयारी की। कोटा में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, वो भी मेरे लिए एक सीख थी कि कहाँ तक अपने आप के लिमिट पे पाना है और कहाँ उसको छोड़ देना है, क्योंकि बहुत से युवा जाते हैं कोटा में अपने सपनों को लेके, बहुत लोगों को होता है, लेकिन वही बात है कि सफलता जो है उसके कई बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो वहां से एक तरह से मैं असफल ही होके आया अपने समाज के पैमाने में। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया जीएलए मथुरा से। लेकिन जो एक हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी, जो हमारी इंजीनियरिंग की वजह से जो कभी शांत नहीं हुई, वो मुझको रिसर्च की तरफ खींच ले गई जर्मनी। उन दौरान मैंने 2 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने के बाद मैंने 2 साल जॉब भी किया और उसके बाद फिर जब जर्मनी से मुझे मौका आया, अच्छा ये था कि इंजीनियरिंग के दौरान जो मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किए थे, उनकी वजह से और अपनी नौकरी की वजह से मुझे जर्मनी की टॉप
यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, जहाँ पे मेरा एक भी पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पैसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं अमेरिका या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके 50-60 लाख रुपए दे के मैं आगे मास्टर्स की पढ़ाई करूं। तो जर्मनी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ के सरकारी कॉलेजेस जो वहाँ के टॉप कॉलेज थे, और उन लोगों ने बिना फीस दिए हुए, इवन मुझे वहाँ स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मंगलेश्वर भाई, बिल्कुल आपने कहा कि हिंदी माध्यम से आपने अपनी स्कूलिंग करी, उसके बाद में आपने तैयारी की और उसके बाद में कोटा गए और कोटा में आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन उस असफलता को भी आपने एक अपना मोटिवेशन समझा और आज आप नीदरलैंड में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये जो सोच है, ये समझ है, ये जिज्ञासा, या यूं कहें कि ये मोटिवेशन आपको कहां से मिला? कौन लोग थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया? अच्छा प्रश्न है। परिस्थितियों ने ही मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जहाँ तक हिंदी साहित्य का भी मेरे ऊपर काफी असर पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी में हमारे गुरु रहे थे, तो एक ही बात उनसे सीखी थी कि जब तक आप एक इंग्लिश में उन्होंने जहाँ ये बात बोली थी विवेकानंद जी ने कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग प्रॉब्लम एज ए चैलेंजेस देन योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। तो उस लाइन ने मुझे काफी हिट किया कि अगर मैं अपनी समस्याओं को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लूं, तो जीवन के और जो काम करने का नजरिया है, जो आगे बढ़ने का नजरिया है, वो पूरा बदल जाता है। और उसके बाद सानिध्य में हिंदी साहित्य ने, जहां तक मैं पूरी तरह से विज्ञान साहित्य ने मुझे काफी संबल प्रदान किया। तो जो एक नैतिक शिक्षा की पढ़ाई, जो जब हम पढ़ा करते थे तो नैतिक शिक्षा की बहुत होती थी, तो उसने मुझे काफी हर जगह संबल दिया कि अगर जो भी आपकी समस्याएं आती हैं, आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और उसी को मैंने अपना संबल बनाया। अपनी विलेज मेंटालिटी, जो मैं एक नई बुक अपनी लिखने जा रहा हूँ, उस पर मैंने यही लिखा है कि हम गांव के होते हैं, हमें ये रोज पता होता है कि हमें ये नहीं पता कि हम जिस फसल के लिए मेहनत कर रहे हैं वो फसल होने वाली है कि नहीं। हो सकता है बारिश भी हो जाए, हो सकता है फसल बहुत अच्छी हो, बट उसमें एक ही चीज किसान जो है, जो गांव के लोग नहीं छोड़ते हैं, रोज उठ के सुबह अपने खेत में जाना। तो मैंने उसी कर्म को अपना योग बनाया कि मेरे बस में जो है मैं वो करूंगा, बाकी तो परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, अच्छी होंगी बुरी होंगी, मैंने अपने आप को कर्म के हाथों सौंप दिया था। इतना ही मैं कर्म के हाथ सौंप दिया, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जो मेहनत करेगा वो लगा रहेगा, कंसिस्टेंट के साथ लगा रहेगा, और जो सफलता, मैं अक्सर मैं कहता हूं अपने साथियों से कि जो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं, किसी भी काम को लगातार करने की प्रक्रिया को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्योंकि आप जब लगातार करते हैं तो उसकी जो जितने भी जो लूज पोल है या उसकी गलतियां, उसको आप सीख जाते हैं और अंतोगत्वा आपको सफलता मिलती है। तो आज सही मायने में जब आप भारत की धरती से नीदरलैंड में आप काम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? एक तो इकोनॉमिकली तौर पर आप बूस्ट हुए हैं, पैसा अच्छा मिल रहा है, और तुलनात्मक अगर देखें यहाँ पे काम करते अगर उसी मल्टीनेशनल कंपनी में या आप जो वहां काम कर रहे हैं, तो कितना आपको अंतर नजर आता है? जी, अंतर कई लेवल्स पे है। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहूंगा, इस बात पे खुल के बोलना चाहूंगा कि अंतर है। क्योंकि यूरोप जहां वेस्ट में है, चाहे यूरोप हो अमेरिका, मैंने दोनों जगह काम किया। यूरोप में कई देशों में, क्योंकि मेरा जर्मनी में रहा, और उसके बाद मुझे स्विट्जरलैंड में सर्न लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला, जो दुनिया की सबसे टॉप लेबोरेटरी है। वहां पे मैंने काम किया। मैंने स्टैनफोर्ड की टीम के साथ काम किया, जो यूएस में रहती है, फर्मी लैब यूएस की। तो जब डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ एज एन इंडियन काम करने का मेरा अनुभव ये रहा, मैंने यहाँ के लोगों से ये सीखा कि जाहिर सी बात है, यहाँ रिसर्च और इनोवेशन को ये लोग तरजीह देते हैं, और वो बहुत ज्यादा देते हैं। क्योंकि यहाँ के आप ये समझिए कि नीदरलैंड और जर्मनी की जस्ट इकोनॉमी वाइज बात करें तो उनके पास हमारी तरह कोई नेचुरल संसाधन नहीं है। जैसे ना इनके पास कोल है, ना इनके पास गोल्ड है। इनकी 65% जीडीपी जो बनी हुई है वो एक्सपोर्ट पे। और क्या ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। आपके घर में बॉश की मोटर होगी, जर्मनी से आती है। आपके घर में फिलिप्स का बल्ब होगा, नीदरलैंड से आती है। ऐसा नहीं है। डिजाइन करने वाले लोग कौन है? सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, डिजाइन करने वाले लोग भी इंडियंस। इस हर ब्रेन में मैंने काम किया, इंडियन ब्रेन कहीं ना कहीं मौजूद है। तो हर वो आदमी जो वहां पे जिसकी कसक रह जाती है,
वो वेस्ट, ये बात कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनके अंदर वो कसक है, जो रिसर्च में और आगे बढ़ना चाहते हैं, वेस्ट उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बाकी जो वेरी गुड, पॉलिटिक्स वेरी चल गुड। रही है उस पर तो मैं कभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैंने यहाँ एकेडमिया 5 साल जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका के साथ काम करने के बाद फिर 5 साल अभी कंपनीज में हो गया हूँ, हर जगह मैंने ये देखा है। हम्म। ये सबसे अलग बनाता है इन कंट्रीज को हमारी कंट्री से, जहां पे मंगलेश्वर भाई, आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत छोटी क्लिप सुनी कि भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी दूसरी दुनिया के लोगों के माल को बनाते हैं, ना कि उसका इजाद करते हैं, यानी कि उसको रिसर्च में भारत में कोई, अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो ये तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों ने बनाई है। अगर हम जो पेन बना रहे हैं वो भी दूसरे लोग बना रहे हैं, भले ही उसमें भारत के लोग लगे हुए हैं। आपने अच्छी बात कही कि जो कसक यहाँ रह जाती है वो आप अमेरिका में अपनी कसक को पूरा करते हैं। चलिए, इसी पर हमारे तकनीकी यानी टेक्निकल संवाददाता सहयोगी संजीव भाई है। संजीव भाई, आप सवाल कर रहे हैं मंगलेश्वर जी से तकनीकी पक्ष में कि कितनी और संभावनाएं हैं जिससे कि जी सर, मैं बिल्कुल मंगलेश्वर जी 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं मंगलेश्वर जी से बिल्कुल इस मुद्दे पर बिल्कुल सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने इतनी अच्छी चर्चा की शुरुआत की और सर ने बहुत अच्छे से सारी जवाब दे रहे हैं, तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि उससे मतलब इस पक्ष को जाने से पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि एक तो वो बैरियर होता है जब आप जीआईसी से पास आउट हुए, हिंदी मीडियम से थे, तो एक पहला बैरियर वो आता है जब आप कोटा जाते तो वो भी इंग्लिश में कोचिंग होता है। दूसरा कि जब आप बीटेक में जाते हैं तब फिर वहां पर भी इंग्लिश में होता है। तो वो चैलेंज आपने कैसे ओवरकम किया? और साथ में कुछ कलीग्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो उसके बीच में खासतौर से हिंदी मीडियम बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो उस झिझक में, उस एनवायरनमेंट में, उस एम्बियंस में आपने कैसे कोप अप किया? पहले मैं इसको जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सुपर हीरो था, मुझे दिक्कत नहीं हुई, बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आया था। तो एक सामाजिक दंश जो हिंदी मीडियम को समझा जाता है, आज भी है, कम हो रहा है लेकिन है, तो वो दंश मैंने झेला है। छोटी छोटी घटनाएं, मैकडॉनल्ड्स में जाने में डर लगता था क्योंकि अंग्रेजी में सब ऑर्डर देते, बहुत छोटी सी घटना है। मुझे काफी, गांव का बच्चा होने के नाते मैं पीछे खड़ा रहता था, मेरे दोस्त ऑर्डर देंगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि अंग्रेजी गलत ये हुआ हमारे समाज में कि अंग्रेजी को आपके इंटेलिजेंस को तोलने का पैमाना बनाया गया, जबकि किसी ने बताया नहीं कि केवल एक भाषा है। वो तो मुझे बाद में जर्मनी में समझ में आया, जहां पे यही बात, थोड़ा सा डेविड हो रहा हूँ, यही बात बहुत अलग करती है जर्मन या डच को हमारे देश। जहाँ पे अगर आप इनकी भाषा नहीं जानते, सीखना चाहते, तो ये आपको इनकरेज करते हैं। गलत भी होता है, कोई बात कहते, कोई बात नहीं, आप सीखिए। तो यही इंग्लिश के साथ थी, मुझे वैसा माहौल नहीं बना। मैंने इसके लिए काफी प्रैक्टिस किया। कुछ सीनियर्स, ऐसा नहीं कहूंगा, जो मिले जिन्होंने मुझे इस डोमेन में लाने के लिए मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे समझाया, और समझना मुझे तब समझ में आया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इसलिए मत सीखो कि तुम्हारे ईगो या तुम्हारी भाषा पे कोई प्रश्न कर रहा है, इसलिए तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें आगे जाना है तो जितनी बुक्स लिखी गई हैं, जितने रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, सब अंग्रेजी में लिखे गए हैं। तो जितने जल्दी तुम इसको अपना साथी बना लोगे, उतने जल्दी से तुम स्केल कर जाओगे। तो वहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ, किसी चीज को ईगो वश या दंश वश या डर की वजह से नहीं, इसका हमें सामना करना चाहिए। और उसके बाद तो आज अंग्रेजी के साथ मैंने जर्मन सीखी, डच सीखी, अभी 2-3 हर भाषाओं के लिए ओपन हो गया। तो हाँ, तो सर मेरा अगला प्रश्न फिर यही है कि वो इंग्लिश का जो बैरियर था वो आपने ओवरकम किया, और लेकिन फिर अगला चैलेंज फिर आया होगा जब आप एमएस के लिए, एमएस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो सिस्टम्स में, जैसे कि मैं जानता हूँ आपके बारे में, आपने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से उसको परस्यू किया, तो फिर वहां पे बैरियर आया जर्मन का। वो आपने कैसे ओवरकम किया? उसके लिए क्या आपने तरकीब अपनाई, क्या सुझाव, क्या डायरेक्शन? मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, भारतवर्ष में मुझे जितनी तकलीफ अंग्रेजी सीखने में हुई, क्योंकि पूर्वांचल के बैकग्राउंड से होते हुए हिंदी मीडियम, उससे कम तकलीफ या कहिए कोई तकलीफ नहीं हुई जर्मन भाषा को सीखने में। जिस भी दुकान पे गया, जो हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, तो सारी क्लासेस हमारे लिए जर्मन की फ्री थी, वहां पे सिखाया गया। और उन लोगों ने बताया कि जिस भी दुकान में जाओ, जहां पे भी, अगर आप कहीं खाने जा रहे हो, हर जगह, या बस में चढ़ रहे हो, ट्रेन में, हर जगह जर्मन भाषा का प्रयोग करना सीखो। और यही मैं किसी भी भाषा सीखने वालों को टिप देना चाहूंगा
कि आप इसको जस्ट प्रैक्टिस में लाइए। भारतवर्ष में रहते हैं, हो सकता है कुछ लोग बुरा माने, आपको सिखाने की कोशिश करिए, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए, फोकस इस पे करिए कि मुझे लर्न कैसे करना है। और जर्मनी में मुझे ये सपोर्ट मिला यहाँ के लोगों से, तो मैंने मैक्सिमम अपनी भाषा सब्जी खरीदते समय किसी भी होटल में जाते समय, बस पे चढ़ते समय, कंडक्टर से, तो मैंने नॉर्मल लोगों से बातचीत, क्योंकि जर्मनी में सबसे अच्छा मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। इस कॉन्सेप्ट पे पूरी जर्मन कोर इंजीनियरिंग है। तो उनका भाषा के भी यही है कि आप हमसे लर्न तो कर रहे हो, लेकिन डू कब कर रहे हो, तो डू करने के लिए इसको अप्लाई करना सीखिए, जहां पे भी छोटी छोटी बात। हाँ, और मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, उन लोगों ने घर में हमारे जितने भी सामान रखे हैं, क्या इस पे सब पे जर्मन स्टिकर लगा दो कि पंखे को जर्मन में क्या बोला जाता है, फ्रिज को जर्मन में क्या बोला जाता है, और जो आप बाथरूम जा रहे हैं इसको जर्मन में क्या बोला जाता है। कहा सबसे पहले आप उसको रोज देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा किचन को ये बोलते हैं, बाथरूम को ये बोलते हैं, ये धीरे धीरे, क्योंकि भाषा सीखने के जो चारों माध्यम है, लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना, तो हर वे में उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग ने मुझे हेल्प किया। फिर उसके बाद जर्मन के बाद मैंने डच भाषा भी सीखी, सर्टिफिकेशन भी मिला। तो ये मेरे टिप्स भी हैं। वही मैं, जैसा कि आपके व्यक्तित्व में देखता हूँ कि बहुत सारे आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसपे कि लगभग मेरे ख्याल से 650 वीडियो अपलोडेड है, शॉर्ट्स भी हैं उसमें आपका बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स पर्सनैलिटी दिखती है। आप फूड पे भी बात कर रहे हैं, आप चिप डिजाइनिंग के तो आप एक्सपर्ट हैं, ये तो चिप डिजाइनिंग पे बात करें, MEMS पे भी आपकी एक्सपर्टीज है, और अभी आप उस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, और आप एक मोटिवेट इंडिया जो कि एक रूरल NGO है उसको भी रन कर रहे हैं, और मतलब हर लैंग्वेजेस पे आपकी कमांड है, ये इंग्लिश पे आपकी कमांड है, डच पे है, स्पेनिश और जर्मन पे है। तो ये क्या है, मतलब ये आपकी क्यूरियोसिटी है जो आपको पता नहीं कहाँ, मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ले जाएगी, या फिर ये क्या है मतलब आपके अंदर की इतना सारा एक प्रतिभा हम मान सकते हैं, 2 प्रतिभा, 3 प्रतिभा, लेकिन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आपके जो परिचय में लगातार बढ़ता इजाफा होता जा रहा है, क्या कारण है? इस क्वेश्चन का तो मैं कैसे जवाब दूं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जो आपने कहा, मैंने पहले ही जब वर्मा जी से मैंने बात शुरू की थी, मैंने पहले उनसे बोला था कि जितनी समस्याएं मैंने अपने जीवन में देखी, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई और देखे, मैं हमेशा, मेरी प्रार्थना ही रहती कोई नहीं देखे, क्योंकि ये बहुत टॉर्चरस है, मेंटली आपको पूरी तरह से ड्रेन कर देता है। आपको फिजिकली कोई अगर तोड़ता है, अगर मान लीजिए आपकी हड्डी टूट गई है, कुछ लोग 3 महीने लगेंगे, 6 महीने, लेकिन जब आपकी स्पिरिट हो जाएगी, आपकी मेंटली, हाँ, जब आपको मेंटली कोई तोड़ देता है तो वो हील नहीं होता है। तो ये दंश था, ये जो भी था, मैंने इसीलिए अपनी संस्था की शुरुआत की, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहां पे ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आज भी मुझे कहने में ये हिचक नहीं है कि मैं अपने काम को समझा नहीं पाता अपने गांव में, क्योंकि लोगों के पास वो नहीं, वही चीज, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये व्यक्ति है, इससे बात करनी चाहिए, ये इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, और थोड़ा जो जितना भी आपके बारे में इंटरनेट से सर्च करने को मिला, तो आप पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, मतलब अभी भी भारत की जो जड़ें हैं उनसे आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, आप भारत आते जाते रहते हैं, जितना कि हमारी बात हुई थी फोन पर, तो मतलब अभी भी आप अभी रिटर्न हुए हैं अभी भारत से, और अभी अपने गाँव जाते हैं, खेत देखते हैं, फसलें देखते हैं, काम भी करते हैं वहाँ पे। हाँ, तो मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने गांव से उसका, दूसरी चीज, जब मैं वेस्ट आया तो यहाँ पे, मतलब जब मैं यूरोप की बात करता हूँ या US में, अमेरिका की बात करता हूँ, जो चीज हम लोग भूल चुके हैं वो आज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, पहली बात, जैसे मैं आपने कहा कि खेती बाड़ी, चलिए इसी शुरुआत करते हैं गाँव से, इसीलिए मैंने NGO स्टार्ट किया। तो बचपन में मैंने अपने पिताजी से खेती बाड़ी सीखा था, वो तो चले गए बहुत जल्दी ही, बट वो चीज मेरे अंदर हमेशा रही। अब मैं यहाँ के स्कूलों में देखता हूँ, बच्चे हैं यहाँ पे, हर बच्चे का, चाहे जर्मनी के स्कूल है चाहे नीदरलैंड के, हफ्ते में उनकी 2 दिन आउटिंग इसलिए रहती है, एक दिन उनको पूरा कृषि दिखाया जाता है, एक दिन भेड़ बकरी इनके साथ की कौन क्या है, इनके खेतों में जाना। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, अगर पहला बात तो आपको देख रहे हैं प्राकृतिक असंतुलन कैसा होता जा रहा है, तो उनका ये है कि अगर हमारी नई पीढ़ी प्रकृति से जुड़ेगी नहीं, जानवरों को समझेगी नहीं, तो आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो सर यही कारण है जो भारत की शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में और जर्मनी की शिक्षा में यही हाँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे के खेत में आपने प्लेट में चावल दे दिया, बच्चे को जब पता ही नहीं कितनी मेहनत से आ रहा है, वो किसकी का सम्मान करेगा, सम्मान नहीं करेगा। आप जाइए भारतवर्ष में, लोग रेस्टोरेंट में, होटल में खाना फेंक दे रहे हैं। बात ये नहीं कि आप पैसा कमा के उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बात ये है कि आपने
उसको नहीं फेंका है आपने, जिसने उसको उगाया उसका आपने सम्मान खो दिया, आपने उसके मुंह पे ये चावल ये दाल जो भी जी जिसने पैदा किया है इतनी मेहनत लगा के, तो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में वो है। और बस वही काम ही मैं करता हूं कि हमारी चीजें जो एजुकेशन में जो चीजें गायब हुई धीरे से, वो चीजें मैं ब्रिंग बैक लाने की एक कोशिश है, और वो मैं अपने माध्यम से कर सकता हूँ। मैं किसी को सुधार या कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया। यूट्यूब चैनल पे आने का रीजन क्यों लेके था, क्योंकि मैं कोर इंजीनियरिंग जैसा कि नहीं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भारत के जो भी गरीब ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे उनको जो लाभ हो सकता है, हम तो चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक लाभ आपके माध्यम से पहुंचे और उनको करियर गाइडेंस भी मिले, जो कि आप दे ही रहे हैं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सेशन को आगे ले जाएंगे। अब मैं थोड़ा टेक्निकल पे आता हूँ कि सर, जो आप चिप डिजाइनिंग में आपने प्रोजेक्ट किया है, अपने मास्टर्स की थीसिस भी आपकी एनालॉग टू एल्गोरिथम आपने डेवलप किया है A to D कन्वर्टर के लिए, तो ये चिप डिजाइन के बारे में थोड़ा एक आम आदमी की भाषा में थोड़ा इसका तो इतिहास और अभी वर्तमान तक आप जिस प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, आम भाषा में कहे तो जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम से हम लोग बात कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फोन है, सब में चिप लगा हुआ है, जिसको इन जनरल हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर के एक पार्ट है चिप, जो आपने देखा होगा काले कलर का होता है, आपने जब भी अपनी कभी मोबाइल फोन ये दिखने होंगे जिसके पिंस निकली रहती हैं, तो ये इसको ही बोलते हैं हम लोग चिप। और इसकी ब्यूटी ये है कि आप सिंपल सी जो है आपकी चिप होती है, छोटी से जो आपके फ्रिज में या आपके मोबाइल फोन में लगी रहती है, एक सिंपल टर्म में बताओ तो इसके अंदर इतने वायर होते हैं, इतने लेंथ का वायर होता है कि आपके 5 क्रिकेट के मैदान ढक जाएंगे। सिंपल जो एक छोटी सी चिप आती है, अगर उससे हमने वायर निकालना शुरू किया तो इतना बड़ा वायर होता है जिससे 5 क्रिकेट के मैदान ढक जाएं। आप सोचिए क्रिकेट का मैदान कितना बड़ा होता है। वाई आई एम टेलिंग दिस कि आप समझिए कितनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, इतने वायर को अंदर एक छोटे से डिब्बे में रखना, ये अपने आप में ये दुनिया की इसीलिए इस समय फाइनेस्ट इंजीनियरिंग मानी जाती है। क्या जो आपने बताया इसी को क्या VLSI सिस्टम हम इसी को बोलते हैं सर? हाँ, VLSI जो है, इसमें हम VLSI में यही करते हैं क्योंकि VLSI इज ए इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। सो आप छोटे छोटे चीजों को ला के इसके अंदर डालते हैं तो ये VLSI सिस्टम के अंदर आता है, और यही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर है। और आज इसी सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसके बारे में हमारी मीडिया, मोदी जी हमारे हमेशा बोलते रहते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात हो रही है, जिसमें US सबसे अग्रणी है, उसके बाद चाइना है, और अभी हम लोग तो पीछे हैं, हम एडमिट करना चाहेंगे काफी पीछे हैं। अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही फ्यूचर किसी कंट्री की इकोनॉमी का सबसे बड़ा फ्यूचर पिलर बनने वाला है। उसका रीजन क्या है, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में आजकल इवन आपके कार में 30 से 40% चीजें ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। तो आप ध्यान से देखिए, उसके पीछे करने वाला चिप है। आपके जितने भी अप्लायंस है, आपका फिटनेस वॉच से लेके, ठीक है, आप अपनी LED टीवी भी जानते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करना, सारी चीजें सब मोबाइल फोन है। तो अगर आप देखें तो आप रोज 60 से 70% आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है। इसीलिए इसके आगे मैं नोट करना चाहूंगा, तो जो भी बच्चे इस कोर फील्ड में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, क्योंकि 2027 तक इंडिया को 30 लाख इंजीनियर की जरूरत है। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि मैं तो यहाँ वर्ल्ड वाइड में बैठा हूँ, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है पूरे वर्ल्ड वाइड में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। कोर इंजीनियरिंग इज गेटिंग हिज गेन बैक। तो ये एक गोल्डन टाइम है। तो जो भी इसको सुन रहा, जो जान रहा हो, अगर वो कोर इंजीनियरिंग है तो प्लीज स्टे विद दिस ब्रांच, इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो चिप का जो हिस्ट्री है और जो प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने वहाँ पर जर्मनी में इसके चिप का अध्ययन किया और आप इतने अच्छे से बता रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम भी किया है कई मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, अभी नेदरलैंड में है अभी आप। तो जैसे भारत में की जो शिक्षा पद्धति है टेक्नोलॉजी की, इसी के रिगार्डिंग, वो होती है जैसा कि बुक्स, एग्जाम्स, बुक्स को पढ़ना, एग्जाम की तैयारी करना, उसको रिटेन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के। तो उसको हम कैसे इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं कि हम हैंड्स ऑन
ट्रेनिंग बच्चों को चिप या अदर जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि यही कारण है जो अभी महेश सर ने क्वेश्चन उठाया था कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ज्यादातर असेंबलिंग कर रहे हैं, हम R&D पर जीडीपी का 0.5% भी ठीक से खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये वो तभी हो सकता है जब हम नॉलेज इकोनॉमी बने, हम रिसर्च पे खर्च करें और जो हमारा जो करिकुलम है उसको चेंज करें। तो कैसे वो संभव है, मतलब आपकी नजर में, क्योंकि अब आपने दोनों सिस्टम देखे हुए हैं सर, भारतीय और जर्मनी और नीदरलैंड। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा सामाजिक अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आज काफी चीजें हम लोग, जैसे सिंपल आपसे अभी बता रहे थे कि सिंपल अगर एक बोतल भी जर्मनी से बन के आती है, ब्रांड बन के आती है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी की लोग बात करते हैं। हमारे अपने अप्रोच को चेंज करना होगा एज ए सोसाइटी इटसेल्फ। जिस सोसाइटी में बच्चों को रिस्क लेना सिखाया नहीं जाता है, आप बचपन से देखिए, आप इंजीनियरिंग को पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसी एजुकेशन पैटर्न को फॉस्टर किया है। आप अभी भी अपने क्लास 1 से 10 तक के बच्चे दिखाइए, तो उनके प्रोजेक्ट्स में वही वाटर सिस्टम, वही वाटर जो आप 10 साल पहले बना गए थे, वही 10 साल बाद उनका बच्चा भी बना है। वही सही है। कोई नई चीज नहीं ला रहा है, वही सोलर सिस्टम, वही ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि दुनिया चेंज हो चुकी है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी ज्यादा फी है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छा रैंकिंग करते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन में भी अच्छी रैंकिंग करते हैं, IIMs में, और भी कई सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो क्या यहाँ के संस्थान, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स क्या वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, या जो करने के लिए एबल हैं जो वो विदेश चले जा रहे हैं? क्या ये कारण है भारत के जो टेक्नोलॉजी? मैं तो यही कहूंगा कि करने की कैपेबिलिटीज है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मैंने बताया, शुरू में मैंने बोला कि एजुकेशन जहां से शुरू हो रही है वहां एक फंडामेंटल भी रॉन्ग है। दूसरा, जो इंस्टीट्यूट्स है, IITs और उनके, मैं ऐसी प्रतिभाओं से मिला हूँ कि देखिए, एक हिंड्रेंस तो है ही कि सोच को बढ़ावा न देना। तो जो सोच को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम IIT के स्टूडेंट को भी ब्लेम करना पूरी तरह से उचित नहीं समझते, क्योंकि वहां की अपनी तरह की पॉलिटिक्स है और अपनी तरह सोच को लोग बढ़ने नहीं देते, तो वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। वही आदमी आके अमेरिका या जर्मनी में कैसे रिसर्च कर रहा है और सारी चीजें वो कैसे दे रहा है, वही जो सेम ब्रेन वहां पे ट्रेन हुआ वो यहाँ पे आके कैसे कर रहा है। अलग से चीजें तो है नहीं। बात है कि जिस फ्रीडम ऑफ थॉट की बात की जाती है, वो R&D कल्चर, इसीलिए मैंने बेसिक से शुरुआत की, वो शुरुआत में ही नहीं है। शुरुआत में ही आपका बच्चा कक्षा 5 में कुछ करना चाहिए, हम लोग गलत कर देते हैं, टोक देते हैं, समाज में कहते हैं ऐसे नहीं होता है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा और क्या कर सकता था। तो जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, हम सिस्टम में शुरू से डिस्करेज करते आ रहे हैं। और जब IITs जैसी संस्थाओं में ऐसा, इवन IITs जैसी संस्थाओं में कई जगह ऐसा माइंडसेट मिलता है जो मैं सुनने में आता है कि प्रोफेसर से नहीं हुआ या कहीं पे हमारी सोच को बढ़ने दिए, तो जिनके पास टैलेंट है वो जाएंगे, वो अपना रास्ता बनाएंगे, आप उनको कहां तक रोक पाएंगे? हाँ, मतलब थोड़ा हमें पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड में, थोड़ा माइंडसेट में, मल्टीपल डायमेंशंस का अप्रोच हमें करना पड़ेगा। मल्टी लेयर्ड अप्रोच है, सही कह रहे हैं सर। अपने समय की समाप्ति हो रही है, चूंकि हमने आधे घंटे का सेशन रखा है ये, तो लगभग हम जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको लास्ट में यही पूछूंगा, उसके बाद हम महेश सर के पास लौटेंगे। महेश सर कि अभी इस समय जो इंडियन स्टूडेंट्स है, किस तरह से जर्मनी उनके लिए खुला हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है नीदरलैंड में या पूरे यूरोप में ही? आपको तो पूरे यूरोप का आइडिया है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर वो बैचलर्स में है, अगर वो मास्टर्स में है, तो PhD के लिए आना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? उस पर थोड़ा सा सर 1 मिनट के लिए अपना। मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो मास्टर्स के लिए यूरोप आना सही है। जर्मनी और ऐसी नीदरलैंड, बेल्जियम में आप लोग आ सकते हैं। उसके लिए मोस्टली ये होता है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल अनुभव पहले से है तो आपके CV और इसमें प्लस पॉइंट रहेगा। आप वेबसाइट्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी के लिए .de है, जहाँ पे आप लोग सारी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। और हायर रिसर्च के लिए यूरोप में फंडिंग अच्छी है। यूरोप में हर PhD को एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड बनाया जाता है, जहाँ पे आपको एज ए वर्कर ट्रीट किया जाता है प्रॉपर फुल टाइम, और अच्छी फंडिंग्स मिलती है, जिससे आप अपना भी खर्च तो चला ही सकते हैं, बाकी आप सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहिए तो जरूर अपॉर्चुनिटी पे सर्च करिए, या मेरा चैनल मंगल टॉक्स जो कि इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी, आप वहां देख सकते हैं। मैं रेगुलर वीडियोस और सारे जी सर, आपके
जो आपका चैनल है उसी से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और अच्छा लगा हमें, इसलिए भविष्य में और भी आपके सेशन हम करवाना चाहेंगे अलग अलग, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर, करियर काउंसलिंग पर, फूड पर और भी बहुत विषयों पर। महेश सर, जी सर, जी आप सर। वाकई मंगलेश्वर भाई, आपसे आपकी जो बातें सुन रहा था, मैं खुद भी सेल्फ मोटिवेट हो रहा था कि वाकई मजा आ रहा था। आपने एक बात जो कही कि आप जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क है ना, तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते। और जहां तक मुझे अब हम जो किताब पढ़ते हैं, दुनिया को हम समझते हैं कि भारत के जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जो चीजें इजाद की हैं, उन्होंने 100 बार असफल हुए, उसके बाद में वो सफलता के पायदान पे पहुंचे हैं। तो मंगलेश्वर भाई, फिर दोबारा से हम आपसे आपके नए जो प्रोजेक्ट हैं, नए जो आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में फिर आपसे हम एक नई नई आपसे बात करते रहेंगे। और आपने अपनी तमाम उन बातों को बताया जिससे कि भारत के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, युवा साथी हैं, वो सुनकर मोटिवेट हो। हमारा मकसद यही है कि जो भारत की दुनिया, भारत से बाहर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो यहाँ संघर्ष करके वहां एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके और आपके माध्यम से उनको एक उत्साह और एक प्रोत्साहन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मंगलेश्वर जी आपका और मेरे सहयोगी संजीव आपका। फिर मिलेंगे आपसे एक नई संभावनाओं के साथ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार।